नमस्कार। आज हम एक ऐसे जियोपॉलिटिकल शिफ्ट यानी भू राजनीतिक बदलाव की बात करने वाले हैं जिसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों को सच में चौंका कर रख दिया है। सोचिए, एक ऐसा देश जिसे पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ शांति के प्रतीक के रूप में जानती है, एक ऐसा देश जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से कभी भी युद्ध न करने की कसम खा चुका था, वो आज अचानक दुनिया के सबसे बड़े हथियार बाजारों में कदम रख रहा है। जी हां, बात हो रही है जापान की। आइए आज के इस डीप डाइव एनालिसिस में समझते हैं कि आखिर 80 साल बाद जापान की शांतिवादी नीति में इतना बड़ा ऐतिहासिक बदलाव क्यों आ रहा है और आने वाले समय में इसके क्या नतीजे होंगे। चलिए इस पूरे मुद्दे के सबसे बड़े विरोधाभास से ही शुरुआत करते हैं। दशकों से जापान के संविधान का अनुच्छेद 9 उनके शांतिवाद का एक अटूट प्रतीक रहा है। इसने बिल्कुल साफ कर दिया था कि जापान कभी कोई आक्रामक सैन्य ताकत नहीं बनाएगा। पूरे 80 सालों तक ये नीति कायम रही, लेकिन 2026 की जो नई वास्तविकता सामने आ रही है वो बिल्कुल अलग है। वही शांतिप्रिय देश अब मिसाइल, फाइटर जेट और युद्धपोत जैसे घातक हथियारों को 17 देशों में निर्यात करने की योजना बना चुका है। कूटनीति की दुनिया में इसे एक बहुत बड़ा यू टर्न माना जा रहा है। अब इस बदलाव की गहराई को समझने के लिए हम इन 6 प्रमुख बिंदुओं पर बात करेंगे। जापान का ये ऐतिहासिक यू टर्न, इस बदलाव के मुख्य कारण, बढ़ता रक्षा बजट और हथियार बाजार, एशिया में पैदा हो रही सुरक्षा द्विधा, भारत के लिए रणनीतिक अवसर और अंत में जापान के भीतर चल रही शांति बनाम शक्ति की महत्वपूर्ण बहस। तो सबसे पहले बात करते हैं इस ऐतिहासिक यू टर्न की और देखते हैं कि कैसे जापान अपनी पुरानी पहचान से बाहर आ रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही हम सब जानते हैं। उसके बाद जापान ने अपने संविधान में अनुच्छेद 9 जोड़कर दुनिया से एक तरह का वादा किया था कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे और न ही हथियारों का व्यापार करेंगे। लेकिन आज की भू राजनीतिक सच्चाई काफी बदल चुकी है। प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के ऐतिहासिक फैसले ने इस पुरानी नीति को किनारे कर दिया है। 2026 तक जापान सक्रिय रूप से घातक हथियारों का निर्यात शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सब रातों रात नहीं हुआ है। ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। पहले चरण में जापान का रक्षा निर्यात बहुत ही सीमित था, यानी सिर्फ बुनियादी रडार और ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट। लेकिन अब ये दायरा घातक मिसाइलों और फाइटर जेट्स तक फैल चुका है। और तो और 17 देशों की एक लिस्ट भी तैयार है, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसी ग्लोबल महाशक्तियां शामिल हैं। ये नॉन लीथल गियर से भारी हथियारों तक का सफर एक बहुत स्पष्ट रणनीतिक संकेत है। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि दशकों की शांति के बाद अचानक इस बदलाव के मुख्य कारण क्या हैं? दरअसल इसका जवाब जापान के पड़ोसियों में ही छिपा है। इस समय जापान भारी बाहरी दबाव महसूस कर रहा है। सबसे बड़ा खतरा तो चीन से है, जो समुद्र में लगातार अपना आक्रामक रुख दिखा रहा है और ताइवान के साथ साथ सेनकाकू द्वीपों पर भी दबाव बढ़ा रहा है। इसका सीधा असर जापान की सुरक्षा पर पड़ता है। उधर उत्तर कोरिया के आए दिन होने वाले मिसाइल परीक्षण एक अलग ही चिंता का विषय बने हुए हैं और रूस के साथ जो क्षेत्रीय तनाव है उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इन तीनों मोर्चों पर मंडराते खतरों ने ही जापान को अपना रक्षात्मक रवैया बदलने पर मजबूर कर दिया है। जाहिर है, जब नीतियां बदलती हैं तो अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ता है। आइए अब बढ़ते हैं रक्षा बजट और नए हथियार बाजार की तरफ बढ़ते हैं। 58 अरब डॉलर, जी हां, 58 बिलियन डॉलर्स, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 2026 के लिए मंजूर किया गया ये विशाल रक्षा बजट इस बात का पक्का सबूत है कि जापान सिर्फ कागजों पर नीतियां नहीं बदल रहा, बल्कि जमीन पर बहुत भारी निवेश कर रहा है। इसे थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं। दशकों से जापान का एक अलिखित नियम था कि उनका रक्षा खर्च देश की जीडीपी के 1% के भीतर ही रहेगा। ये नियम उनके शांतिवाद का एक मजबूत आर्थिक प्रतीक था। लेकिन अब नया लक्ष्य इसे सीधे जीडीपी का 2% करना है। ये सीधा दोगुना उछाल है। इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि सैन्य आधुनिकीकरण अब जापान की सर्वोच्च प्राथमिकता बन चुका है। और इस आधुनिकीकरण का असर वैश्विक बाजार में दिखने भी लगा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ 7 अरब डॉलर का युद्धपोत सौदा इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, जापान की असली ताकत उसकी एडवांस टेक्निक में है। उनके इलीट रडार, इलेक्ट्रॉनिक्स और नौसेना सिस्टम दुनिया में सबसे बेहतरीन माने जाते हैं। ऐसे में जो देश अमेरिका या रूस पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं, उनके लिए जापान अब एक बहुत ही आकर्षक, भरोसेमंद और हाई क्वालिटी विकल्प बनकर उभर रहा है।
लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी कदम बिना प्रतिक्रिया के नहीं रहता। इस नए सैन्य उभार से एशिया में एक नई सुरक्षा दुविधा पैदा हो रही है। इस पूरी स्थिति को समझने के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस का एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, जिसे सिक्योरिटी डिलेमा या सुरक्षा दुविधा कहते हैं। होता क्या है कि जब एक देश अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सैन्य ताकत बढ़ाता है, तो उसके इस कदम से पड़ोसी देश असुरक्षित महसूस करने लगते हैं और इसके जवाब में वो भी हथियार जुटाने लगते हैं, जिससे एक हथियारों की होड़ यानी आर्म्स रेस शुरू हो जाती है। जापान तो अपनी रक्षा के लिए कदम उठा रहा है, लेकिन दूसरों को ये एक सीधा खतरा लग रहा है। और ये सिक्योरिटी डिलेमा इस वक्त एशिया में साफ साफ देखा जा सकता है। चीन इसे अपने खिलाफ एक घेराबंदी या एनसर्कलमेंट मान रहा है। इस घटनाक्रम को देखते हुए उत्तर कोरिया का रवैया और भी अधिक आक्रामक होने की आशंका है। यहाँ तक कि दक्षिण कोरिया जैसे देशों में भी चिंताएं बढ़ने लगी हैं। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे किसी एक देश का रक्षात्मक निर्णय पूरे क्षेत्र की स्थिरता को हिलाकर रख सकता है। इस सबके बीच एक ऐसा देश है जिसके लिए इस पूरी स्थिति में बड़े रणनीतिक फायदे छिपे हैं। आइए देखते हैं कि भारत के लिए इसमें क्या अवसर हैं। रणनीतिक नजरिए से देखा जाए तो भारत के लिए जापान की ये नई नीति एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। अतीत में जापान के सख्त निर्यात नियमों की वजह से US-2 विमान डील जैसे कई महत्वपूर्ण रक्षा सौदे अटक जाया करते थे, लेकिन अब वो पुरानी बाधाएं हट रही हैं। इससे भारत के लिए जापानी एडवांस्ड रडार और पनडुब्बी तकनीक हासिल करने के रास्ते पूरी तरह खुल गए हैं। इतना ही नहीं, हथियारों के निर्यात की आज़ादी जापान को भारत की मेक इन इंडिया पहल के लिए एक बेहद मजबूत और विश्वसनीय रणनीतिक साझेदार बना सकती है। अब तक हमने जो तस्वीर देखी वो सामरिक और रणनीतिक फायदों की थी, लेकिन जापान के भीतर की कहानी थोड़ी अलग है। आइए शांति बनाम शक्ति की इस घरेलू बहस को भी जान लेते हैं। सच तो यह है कि इतने बड़े नीतिगत बदलाव पर जापान के भीतर बिल्कुल भी सर्वसम्मति नहीं है। आम नागरिकों और विपक्षी संगठनों में एक बहुत ही गहरी और वाजिब चिंता है। उनका सीधा सा मानना है कि देश अपनी 80 साल पुरानी शांतिवादी पहचान को खो रहा है। ये डर बहुत स्वाभाविक है कि अगर भविष्य में जापान के हथियार किसी विवादित युद्ध में इस्तेमाल होते हैं तो देश को एक भारी नैतिक और राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ेगा। समाज के भीतर शांति बनाम सैन्य शक्ति की यह बहस आज भी लोगों को दो हिस्सों में बांट रही है। तो कुल मिलाकर जापान ने अपनी शांतिवादी नीति से एक शक्तिशाली सैन्य उभार तक का जो ये ऐतिहासिक सफर शुरू किया है, उसके आर्थिक फायदे भी हैं, रणनीतिक जरूरतें भी हैं और भारत के लिए नए अवसर भी। लेकिन अंत में ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही गंभीर और विचारणीय सवाल छोड़ जाता है। क्या हथियारों के निर्यात का ये बड़ा कदम वास्तव में जापान को भविष्य में अधिक सुरक्षित बनाएगा, या फिर ये पूरे एशिया को एक नई, अस्थिर और खतरनाक हथियारों की रेस में धकेल देगा? इसके जो भी परिणाम होंगे वो निश्चित रूप से भविष्य की वैश्विक राजनीति की दिशा तय करेंगे। आज के इस एनालिसिस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।